electromagnetic induction. And in today's video, we will be first talking about EMF induced in wire of any shape. किसी भी शेप का अभी हमारे पास वायर है और उसके अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा. ऑब्वियसली कब इंड्यूस होगा EMF? इफ फ्लक्स चेंजेस, है ना, इफ फ्लक्स चेंजेस. इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली. चलिए आते हैं टॉपिक पे. मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से वायर है एक, और ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से. लेट दिस सेक्शन इज A and this point is B. Okay, now this wire, this is a random shaped wire and this wire is moving with this velocity V. So what you have to do, join करना है आपको A and B, A और B को join कर दीजिए आप ऐसे करके. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को join कर देना है. ठीक है, उससे आपके पास क्या आ गया, एक स्ट्रेट वायर जैसा आ गया सेगमेंट A और B. लेट दिस लेंथ इज L. तो आपको बस यही काम करना है. ठीक है, आपको रैंडम शेप नहीं देखना. अब ये वायर V वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड B है हमारा. यू नो EMF यहाँ पे कितना इंड्यूस होता था? BVL. तो यहाँ पे EMF इंड्यूस हो जाएगा BVL. बहुत सिंपल, जैसे हम पहले करते थे. अब मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा वायर है. लेट दिस पॉइंट इज A and this point is B. सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन है. ओके, एंड दिस वायर इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, अभी हमें क्या करना होगा? सिंपल, ज्वाइन कर लीजिए ऐसे करके. ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, एंड द वायर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पे कितना EMF इंड्यूस होगा? 0. क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया कि अगर वायर जो है, इफ वायर is moving parallel to its length, अगर वायर पैरेलल टू इट्स लेंथ मूव कर रहा है, देन नो EMF is induced. नो EMF is induced, है ना. वायर या तो ऐसे है तो ऐसे मूव करना चाहिए V वेलोसिटी से, ऐसे है तो किसी थीटा एंगल पे मूव करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा? E बराबर BVL साइन थीटा, और यहाँ पर कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा? BVL. और अगर वायर ऐसे मूव करने लगा तो यहाँ पे कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा? 0. ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई भी रैंडम शेप वायर है. मान लीजिए ऐसे कोई वायर, ऐसे करके A पॉइंट है, B पॉइंट. आपको करना क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, आपको A पॉइंट और B पॉइंट को जोड़ देना होगा. मान लीजिए ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे EMF सिंपली क्या हो जाएगा आपका? BVL. कैसे भी शेप का वायर है, मान लीजिए वायर ऐसे शेप का है और ऐसे मूव कर रहा है V वेलोसिटी से, तो अगेन आपको क्या करना है? सिंपली ये A और B को ज्वाइन कर दीजिए, और ये V वेलोसिटी है, लेट इट बी थीटा. सो यहाँ पे EMF कितना हो जाएगा? BVL साइन थीटा. तो पहले जैसा ही है, कुछ नहीं है, बस आपको इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, तो उससे आपके पास एक स्ट्रेट वायर आ जाएगा. ठीक है, तो कैसा भी किसी भी रैंडम शेप का वायर है तो उस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से आप एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक वायर है, मान लीजिए ये ऐसे करके. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. A और ये B है. ठीक है, और ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ये 60 डिग्री है. ठीक है, और इसकी लेंथ ले लेते हैं, चलो 2 मीटर ले लेते हैं इसकी लेंथ, और एक मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल्स टू 2 टेस्ला. ठीक, फाइंड द EMF इंड्यूस. अच्छा, ये V वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. ठीक है, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड in the wire. This is very easy question which is completely based on the formula. So simple formula लगाना है. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? EMF is equals to BVL sin थीटा तो लगेगा.
लेकिन वो जो हम थीटा लेते थे ना वो ये वाला थीटा हुआ करता था, और ये वाला थीटा कितना है 30 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे हम लगा देंगे बी वी एल साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे सब। बी की वैल्यू है 2 टेस्ला, इसकी है 20 मीटर पर सेकेंड, एल है 2, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। So this will cancel out and the answer is 40 volt. Obviously it is EMF, तो वोल्ट, तो 40 वोल्ट हमारा यहाँ पे आंसर आ गया सिंपली इसका। ओके, सो सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन ले लो ऐसे करके, जैसे मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया और हमारे पास यहाँ पे 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे एक वायर ले लिया हमने इस तरीके से। अच्छा ये स्लाइडर है, ठीक है, स्लाइड कर, ओके, और इसकी लेंथ है, चलो हम ले लेते हैं 1 मीटर की लेंथ ले लेते हैं इसकी, और ये मूव कर रहा है कुछ 5 मीटर पर सेकेंड से। मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग इज 3 टेस्ला। व्हाट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रॉड, ऑब्वियसली उस रॉड की बात कर रहे हैं जो स्लाइड कर रही है। सेकंड इज करंट इन द लूप, करंट इन द लूप, लूप पे करंट क्या होगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना है, चलिए थर्ड पार्ट में क्या निकालना है वो भी देख लेते हैं। फोर्स, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड, रॉड पर कुछ मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा क्योंकि करंट मूव करेगा, तो वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए ये एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, तो सोल्यूशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी, व्हाट यू हैव टू फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, व्हिच इज वेरी इजी। सो हियर द फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल एज डीवीएल। टी कितना लिया हमने 3 टेस्ला, वी हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ हमने 1 मीटर। सो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो 15 वोल्ट का है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना लिया हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे हमारे पास 15 वोल्ट का एक ऐसे करके ईएमएफ आ गया, 15 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम करंट निकाल लें, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, सो वी इज 15, आर इज 2, सो इट इज 7.5 एम्पियर। तो इतना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, ठीक है, 7.5 एम्पियर का करंट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि ये जो रॉड है एक्चुअली इसमें 7.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है बी इज इक्वल्स टू 3 टेस्ला, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो आई एल बी, यू नो ना, आई एल बी, यहाँ पे तो आई एल बी फॉर्मूला लगेगा। आई इज 7.5 इंटू द लेंथ ऑफ दिस rod is 1 meter. So 1 into magnetic field is 3 Tesla. Okay. So it is what we are getting 22.5 Newton because it is magnetic force. So this will be our answer for this question, which is very simple. तो ऐसे simple simple से question आते हैं, बस आपको simply formula use करना आना चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे पास एक रॉड है ये इस तरीके से जो रोटेट कर रही है, ठीक है, एंड ओमेगा इज 3 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा ओमेगा हो गया। इस तरीके से रोटेट कर रही है, और इसकी लेंथ ले लेते हैं 2 मीटर की लेंथ। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, ये क्वेश्चन है। और चलो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा अंदर की तरफ ही लेंगे 5 टेस्ला, ठीक है। So this is our third question, which is very simple also because this is purely formula based question. What we know the formula is EMF is equals to B omega L square by 2. You know ना formula ये था B omega M L square by 2, तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे आपको लगा देना फॉर्मूला।
तो बी कितना है 5, ओमेगा कितना है 3 रेडियन पर सेकेंड, सो 3 into L square which is 2 square which is 4 by 2, so this will be 30 वोल्ट। 30 वोल्ट का ईएमएफ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, रोटेटिंग रॉड। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगी इसमें, ठीक है। पहले जो हमने क्वेश्चन लिया इसमें जो हम फोर्स निकाल एक सेकंड, ये जो करंट वगैरह निकाल रहे हैं ना, फोर्स वगैरह निकाल रहे हैं, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही निकालना है, मतलब इसी समय निकालना है जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें, ये देखो ध्यान से। मान लीजिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस है जो भी है 2 ओम का, और यहाँ पे हमने एक स्लाइडर लगाया है, ठीक है, ये इस तरीके से जो आगे स्लाइड कर सकता है। अब बेसिकली ये 5 मीटर पर सेकंड से इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्लाइड कर रहा है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी तो लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो स्पीड विल चेंज, स्पीड चेंज हो जाएगी इसकी, और स्पीड चेंज हो जाएगी तो फिर करंट जो होगा, ये जो करंट होगा ना, ये वेरी करता रहेगा, सॉरी, हाँ करंट वेरी करता रहेगा क्योंकि ईएमएफ इज इक्वल्स टू बी वी एल होता है ना, और ये वी, ये तो नहीं वेरी कर रहा है, ये भी नहीं वेरी कर रहा है, लेकिन ये वेलोसिटी वेरी करती रहेगी क्योंकि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो चेंज होता रहेगा। बात समझ में आया, तो एक हमने पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाला है, अदरवाइज जो यहाँ पे ईएमएफ होगा ये भी वेरिंग ईएमएफ होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी वेरिंग होगा, और स्पीड भी वेरिंग होगी, ये तीनों चीज वेरी करेंगी ओवर द टाइम, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम ले लेंगे, अभी कुछ खास है नहीं उसमें। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स लगा देंगे एफ मैग्नेटिक, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो भी वेलोसिटी है वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट, तो एफ मैग्नेटिक किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या लिखा जाएगा, आई एल बी, ठीक है, आई एल बी, और आई क्या लिखा जाएगा, ई बाई आर, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ बस, ठीक है, क्वेश्चन डेडिकेटेड क्वेश्चन ले लेंगे इस पे, और ईएमएफ हो जाएगा बी वी एल अपॉन आर। तो यहाँ पे अगर मैं एफ मैग्नेटिक लिख दूँ, सो आई विल गेट बी वी एल बाय आर इंटू एल इंटू बी, ओके। सो यहाँ से बी स्क्वायर वी इंटू एल स्क्वायर बाई आर आ गया, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया। अब यहाँ पे वेरिएबल पार्ट कौन है, बी तो वेरी करेगा नहीं, एल तो वेरी करेगा नहीं, रेजिस्टेंस भी नहीं वेरी करेगा, ये वी वेरी कर जाएगा। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को ये लिख लेंगे। अब मैग्नेटिक फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी लिखते हैं, वी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा वेलोसिटी का एक फंक्शन आ जाएगा, डी वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर अपॉन एम, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, सिर्फ फाइनल वेलोसिटी वी, ठीक है। चलो इतना तो कर ही लिया हमने, अच्छा इंटू डी टी भी तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे टी टाइम लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन वी आ जाएगा, ये 1/x का इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेटिंग फ्रॉम वी नॉट से वी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू आर इंटू टी आ गया ये, ठीक है। तो ये आ गया एल एन वी माइनस एल एन वी नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम इंटू आर इंटू टी, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया एल एन वी बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये तो पूरा ही हो गया हमसे, तो यहाँ से वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई की पावर, है ना, ई की पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर। तो यहाँ से जो v आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू आएगा वी नॉट इंटू ई की पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर। तो यहाँ से जो वेलोसिटी होगी ना वो वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी, ये हमारी वेरिएबल वेलोसिटी होगी। अब वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो ईएमएफ क्या होता है, बी वी एल, यहाँ पे हम v रख देंगे तो यहाँ से हमें ईएमएफ भी वेरिएबल मिल जाएगा, कैसे, बी एल इंटू वी, वी की वैल्यू क्या है वी नॉट, और ई की पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू टी अपॉन एम इंटू आर, ये ईएमएफ हो जाएगा हमारा इस पार्ट के लिए, ठीक है। और ये वेलोसिटी हो जाएगी, ईएमएफ हो जाएगा, फोर्स लिख देंगे,
फोर्स क्या हो जाएगा, आई एल बी, ठीक है। तो आई तो कितना हो जाएगा करंट, वो तो ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा ही है, ठीक है। आई निकाल लेंगे यहाँ से, आई बराबर ई बाई आर आ जाएगा, ई का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, ठीक है। एल तो एल ही है और बी तो बी ही है, समझ में? तो यहाँ से ये चीज़ रख देंगे, रख ही देते हैं। ईएमएफ का वैल्यू कितना है, वी एल वी नॉट ई की पावर टी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर, ठीक है, इंटू एल इंटू बी है, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर यही हो गया अपॉन आर, ठीक है। ये हमारा फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, जो कि टाइम के साथ वेरी करता रहेगा, ओके। We'll be talking about a new topic, that is charge flown through any coil when current is induced. देखिए हम लोग EMI चैप्टर पढ़ रहे हैं और EMI चैप्टर में आपको ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पे हम लोग बातें करते हैं फ्लक्स चेंज की। जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पे EMF इज इंड्यूस्ड, ठीक है। पूरे चैप्टर में यही चीज़ है कि फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, और फ्लक्स डिपेंड किस पर करता है, बी ए और थीटा पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हमने एक कॉइल ले लिया है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसका रेजिस्टेंस आर है। अब मान लेता हूँ मैं कोई भी एक फैक्टर चेंज हो रहा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा है, कोई भी एक फैक्टर चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ विल इंड्यूस इनटू दिस कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, डी फाई बाई डी टी इंड्यूस हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे करंट की बात करूँ, क्योंकि ईएमएफ का जो वैल्यू है वो आ गया हमारा डी फाई बाई डी टी, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, करंट का वैल्यू होता है ई बाई आर, तो यहाँ से हमारा ई ये रहा और आर यहाँ पे है, तो ई बाई आर करंट का वैल्यू ये आ जाएगा, और हम इवेंचुअली करंट को डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। अब इसको हमने इस तरीके से मॉडिफाई किया और फाइनली एक रिजल्ट ये ऑब्टेन कर लिया, दैट dq इज इक्वल्स टू डी फाई बाई रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो आई विल गेट दिस रिजल्ट विच इज डेल्टा q इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई आर। तो यहाँ से क्या आ गया, जो चार्ज फ्लो हुआ होगा, ठीक है जी, जो चार्ज फ्लो हुआ होगा इस कॉइल से, उसका जो वैल्यू आया है निकल के वो ये आया है, डेल्टा q इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाई आर। इस कॉइल से जो चार्ज फ्लो हुआ होगा उसको हम डेल्टा क्यू बोल रहे हैं इस कॉइल के थ्रू, ठीक है, और वो आ गया डेल्टा फाई बाई आर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है, चार्ज फ्लोन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन फ्लक्स चेंज। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, दैट जो चार्ज फ्लो होगा ईएमएफ इंडक्शन की वजह से किसी कॉइल के थ्रू, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ फ्लक्स चेंज पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसका जो नोट्स है वो तो वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है, मैं आगे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज वन क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है मैं आपको बताता हूँ। फिगर शोज अ सर्कुलर कॉइल, तो यहाँ पे एक कॉइल है हमारे सामने जो किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखी है, placed in uniform magnetic field B. If the coil is rotated about its diametrical axis by 180 degree, ये रही diametrical axis और इससे हमने इसको 180 डिग्री घुमा दिया, तो 180 डिग्री घुमाने पर हमें बताना है find the amount of charge which is flown through the coil। तो देखिए बहुत सिंपल सा बात है, यहाँ पे 180 डिग्री घुमा दोगे, जैसे ये कोई कॉइल है ना, तो इसका फेस नंबर 1 ये है, फेस नंबर 2 ये है, तो जब आप घुमाओगे ऐसे सामने सामने रखिए, ये जो फेस 1 दिख रहा है ना, जब आप 180 डिग्री घुमा दोगे तो सेकंड फेस दिख जाएगा, ऐसे पलट जाएगा, जैसे सिक्का फ्लिप करते हैं ना वैसे हो जाएगा। तो अगर मैं इनिशियल फ्लक्स बी ए बोलूँगा तो फाइनल फ्लक्स मेरे को माइनस बी ए बोलना होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो एरिया वेक्टर पहले ऐसे बाहर की तरफ रहा होगा, तो जब आप इसको पलट दोगे ना तो एरिया वेक्टर पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर अपनी डायरेक्शन बदल देगा, इस वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स होता क्या है, बी और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे फाई इनिशियल फाई फाइनल ये रहा, डेल्टा फाई की वैल्यू इस तरीके से आप 2BA आ जाएगी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा फाई बाई आर का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ये आंसर मिल जाएगा। एरिया की वैल्यू आप पाई आर स्क्वायर रख दीजिएगा,
यहाँ से आपको ये आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि एक आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से। ठीक, तो ये आ गया इसका आंसर, जिसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, है ना, जब भी आपको दिक्कत हो वीडियो पॉज करिए, देखिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड चार्ज फ्लोन इन ए कॉइल ऑफ रेडियस 2 मीटर। एक कॉइल है हमारे पास जिसका रेडियस 2 मीटर दिया हुआ है। इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस फ्रॉम 2 टेस्ला टू 5 टेस्ला, 2 टेस्ला से 5 टेस्ला हो गया 5 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है। तो डेल्टा फाई निकाल लेते हैं, डेल्टा बी इंटू ए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा है। अब डेल्टा बी का वैल्यू कितना है, 2 से 5 हुआ है तो 3 का डेल्टा हो गया, इंटू एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर जो रेजिस्टेंस है वो 2 मीटर दिया हुआ है तो आर स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 12 पाई आ गया डेल्टा फाई। अब डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा फाई बाई आर लगा दो, फॉर्मूला ये आ जाएगा, इतना कूलम चार्ज पास हुआ होगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए 5 सेकंड में पास हो चाहे 10 सेकंड में पास हो, क्या लेना देना है, बात समझ रहे हो, क्योंकि टाइम पे तो डिपेंड करता नहीं है, बस उसको फ्लक्स चेंज से मतलब। अगर फ्लक्स चेंज 3 है, 3 5 सेकंड में हो फ्लक्स चेंज, चाहे 3 10 सेकंड में हो फ्लक्स चेंज, चार्ज फ्लोन विल नॉट चेंज। तो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसी लाइन को मुद्दा बना के आपके सामने रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन हमारे सामने हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आराम से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, वीडियो पॉज करिए और आराम से लिखिए अपने नोटबुक में। यहाँ पे देखिए ये कॉइल है हमारे पास जिसका एक रेजिस्टेंस है, सॉरी एक रेडियस है आर और उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, 2t स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी मेरे को क्या बताना है, करंट इंड्यूस बताना है इन कॉइल एट t बराबर 2 सेकंड। 2 सेकंड पर कितना करंट इंड्यूस होगा। तो वी नो करंट इज इक्वल्स टू ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ बराबर हो जाएगा डी फाई बाई डी टी अपॉन रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो यहाँ से हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए ए डी वी बाई डी टी, मैंने आपको बताया था जब भी बी चेंज हो रहा हो तो जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ए डी बी बाई डी टी। अगर कॉस थीटा 1 है तो कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, ए डी बी बाई डी टी अपॉन 1 बाई आर, मतलब इंटू 1 बाई आर हो जाएगा। एरिया का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, और डी बी बाई डी टी, डी कितना है 2t स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप, तो 2t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4t, और t का वैल्यू 2 सेकंड रख दोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया बहुत आसान तरीके से, कुछ है नहीं इसमें। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो देखिए अगर हमारे पास एक टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, एक सेकंड। ये देखिए इन टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। तो याद रखेंगे जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, सॉरी टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन होगा, मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मतलब ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसा रीजन है तो इसमें एक कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं। इस चीज़ को याद रखना है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंड्यूस हो जा रही है। अब अगर मान लो हमारे पास एक सिलिंड्रिकल रीजन है, ये ऐसे एक सिलिंड्रिकल रीजन, इसका रेडियस है कैपिटल आर, ये सिलेंडर है एक्चुअली, है ना। ये सिलेंडर कैसे बन रहा होगा वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये सिलेंडर एक्चुअली में ऐसे होगा और इसका ये फ्रंट फेस आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आर रेडियस है सिलेंडर का और मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। ठीक है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड है ये, पूरा मैग्नेटिक, और ये टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर चले गए और हमें बताना है यहाँ पे एक्स डिस्टेंस जब हम गए तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है एक्स डिस्टेंस पर। बात समझे, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो होगा x/2 dV/dt। इसका प्रूफ पे हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूले पे जा रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या मैं बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो। एक सिलिंड्रिकल रीजन है, ठीक है, जिसका रेडियस कुछ भी है, क्योंकि कुछ भी डिपेंड ही नहीं कर रहा, फॉर्मूले में रेडियस आ ही नहीं रहा। तो एक सिलिंड्रिकल रीजन है, और उस सिलिंड्रिकल रीजन में अंदर अंदर इनसाइड अंदर x डिस्टेंस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कितना आया है, तो x/2 dV/dt होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है इसमें, सेकंड वाले पॉइंट। अब अगर मेरे को मान लो बाहर चाहिए, यही बाहर x डिस्टेंस ले लूँ मैं, जैसे यहाँ पे मैं बाहर चला गया, x डिस्टेंस बाहर मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा r²। ये r क्या है, रेडियस है, r²/2x dV/dt। dV/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड लिया है तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, और एक ये वाला फॉर्मूला एक याद कर लेना है, और एक ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। इसमें कुछ भी नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है। मतलब हमने सीखा क्या है कि अगर हमारे पास टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रीजन है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में होंगी, जैसी मैंने यहाँ पर दिखाई है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से है, ड्यू टू टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी वो कभी भी सर्कुलर लूप नहीं बनाती हैं, मैं तुम्हें बता दूं। लेकिन ये वाली जो लाइंस है ना, ये सर्कुलर लूप बनाती हैं। कौन सी लाइंस हैं ये, जो टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आई हैं। ये वो वाली लाइन नहीं है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। जो भी टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन की वजह से जन्म लेंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, सर्कुलर फॉर्म में होंगी। एक तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना है कि सिलिंड्रिकल हमने एक टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन ले लिया, उसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अंदर, और उसकी वजह से कैसे आएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने कुछ की हैं जो आपको अच्छे से समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है, टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस। ये हमारा ये रहा सेल्फ इंडक्शन। सो हमारा अगला टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। देखिए क्या होता है, जब भी मान लीजिए कॉइल है हमारे पास कोई, ये है ना, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो अब करंट फ्लो करने की वजह से इसके अंदर, मतलब इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है ना, उसकी वजह से भी इस कॉइल में कुछ ना कुछ फ्लक्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को क्रॉस कर रही होंगी तो वहां पर हम फ्लक्स की बातें करेंगे। तो अब क्या बात हो रही है, व्हेन देयर इज करंट फ्लोइंग इन एनी कॉइल, जब भी किसी कॉइल में कोई करंट फ्लो करेगा, देयर इज सम फ्लक्स व्हिच इज लिंक्ड टू द कॉइल ड्यू टू इट्स ओन करंट। उसके खुद के करंट की वजह से इस कॉइल से कुछ फ्लक्स लिंक हो जाएगा। ठीक है, और वो जो फाई होगा ना, फ्लक्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बनेंगे और उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो जो फ्लक्स होगा इस कॉइल से लिंक होगा इसके खुद की करंट की वजह से। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये कॉइल है, इसका खुद का करंट है I, और इसके खुद के करंट की वजह से इस कॉइल में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा। ठीक है, और वो फ्लक्स का वैल्यू होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ से फाई इज इक्वल्स टू LI आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम नाम दे रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, कॉइल मतलब हमारे पास कोई भी कॉइल है, उसको उसका जो फ्लक्स है उसको हम लिख दे रहे हैं LI। तो L क्या हो जाएगा हमारा, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मान लीजिए कि करंट जो है ना, जो करंट अभी हम कॉइल में पास करा रहे थे ऐसे करके, वो करंट चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और EMF आ जाएगा इस कॉइल के अंदर। ठीक है, और इस EMF को हम d∅dt लिख सकते हैं, है ना, और d∅ का वैल्यू हमने रख दिया LI, तो यहाँ से LdI/dt आ गया। तो ये जो EMF है कॉइल के अंदर, EMF इज इक्वल्स टू LdI/dt आ गया। ये किसकी वजह से आया भाई,
ये आया है खुद के करंट के चेंज होने की वजह से। इसमें इसका खुद का करंट था I और इसका खुद का करंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे EMF आ गया है। बात समझ रहे हैं? उसकी वजह से यहाँ पे EMF एक इंड्यूस हो गया है। ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखिए हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालना सीखेंगे यहाँ पे, और सबसे पहले हमारे पास है सोलेनॉइड जिसका हम सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सोलेनॉइड है जिसमें I करंट जा रहा है और इसकी जो लेंथ है वो L है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के कारण वो होता है म्यू नॉट इंटू NI। ये लॉन्ग सोलेनॉइड की बात हो रही है, और ये जो स्मॉल n होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ हमने यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए एक टर्न से जो फ्लक्स आएगा वो एक, मतलब ये कई सारे टर्न्स है ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहे हैं आपको। तो एक टर्न से हम फ्लक्स निकाल रहे हैं अभी, तो क्या हो जाएगा B इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट इंटू NI है, म्यू नॉट इंटू NI हमने यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें एक टर्न से फ्लक्स निकल गया। अब मेरे पास तो टोटल इसमें कितने टर्न्स हैं, N टर्न्स है ना, तो N टर्न्स के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा फ्लक्स। ओके, तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। अब मेरे को मालूम है कि किसी भी कॉइल में अगर I करंट फ्लो करता है तो उसके थ्रू जो फ्लक्स लिंक होता है उसको हम LI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फाई को LI से रिप्रेजेंट कर लिया और फाई की वैल्यू जो ये निकाली है उसको यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ से मेरे को L का वैल्यू मिल गया, दैट इज म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब ये किसका सेल्फ इंडक्टेंस है, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, सोलेनॉइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडक्टर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंडक्टर और सोलेनॉइड एक ही चीज है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। इस सिंबल से हम सोलेनॉइड को या इंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इंडक्शन ऑफ EMF इन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर कैसे EMF इंड्यूस होता है। मान लीजिए कोई इंडक्टर है, मतलब कोई सोलेनॉइड है और उसमें से करंट ट्रेवल कर रहा है, और करंट जो है वो कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल नहीं, वो कांस्टेंट करंट है। तो कांस्टेंट करंट तो कोई फ्लक्स ही नहीं चेंज होगा, और जब कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा वहां पे। आई होप ये समझ गए होंगे। अब मान लीजिए करंट चेंज हो रहा है, या तो करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मान लेते एक समय के लिए करंट इंक्रीज हो रहा है, तो करंट अगर इंक्रीज होगा तो फ्लक्स तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, करंट अगर इंक्रीज होगा फ्लक्स चेंज होगा, तो EMF भी इंड्यूस होगा। अब मान के चलिए यहाँ पे एक इंडक्टर ले लिया हमने और इसमें से करंट जा रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो यहाँ पे एक EMF आ जाएगा E इज इक्वल्स टू LdI/dt। ओके, यहाँ पे एक EMF आ गया LdI/dt। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाला साइड जो ये पॉजिटिव पोलैरिटी है और ये वाला साइड नेगेटिव पोलैरिटी है। मतलब अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो लेफ्ट वाला पॉजिटिव होगा, राइट वाला नेगेटिव होगा। ये चीज याद रखना है। EMF तो LdI/dt होगा, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। EMF जब भी करंट चेंज होगा किसी कॉइल के अंदर, तो उसमें जो EMF आएगा उसके खुद के करंट की वजह से, वो होता है LdI/dt। तो मानो करंट डिक्रीज हो रहा है और इसी डायरेक्शन में करंट डिक्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा, राइट वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और EMF इंड्यूस इतना ही होगा। इतना ठीक है। तो यहाँ पे हमने EMF इंडक्शन की बात कर ली। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये वीडियो जो देखना है वो पॉज करके अच्छे से लिखना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। ये वीडियो भले ही 15-20 मिनट की होगी, 20 मिनट की होगी, लेकिन इसको आपको कवर करने में कुछ नहीं तो 1 से 1.5 घंटे लगने चाहिए, एटलीस्ट 1.5 घंटे लगने चाहिए, तभी ये वीडियो कवर हो।